हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस 2021 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 23 था। ठीक है, तो इसको हम लोग आज ये साइंस एंड टेक का हमारा चल रहा था, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है इसका। तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज है हमारा 26 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और आप लोग कह रहे थे कि कुछ बच्चे सर रेड पेन यूज़ मत करिए, तो मैंने जो है उसको ग्रीन पेन यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अब आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और भी अगर कोई दिक्कत होती हो ना तो उसको बता दिया करो प्लीज़ है। तो मैं कमेंट बॉक्स का देखो इतना यार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कुछ ही कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली अकेला हूँ यार, मैं भी पढ़ाई करता हूँ आप लोगों की तरह। ठीक है, और जो पढ़ाता भी हूँ साथ साथ ये वीडियो लोड करता हूँ, तो इसमें एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो अगर मतलब कोई रिप्लाई ना आए तो इसके लिए मैं उसका कमेंट पढ़ता ज़रूर आप लोगों के हैं। ठीक है, और जिसका हो सकता है तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, जिसको जो मतलब कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, कोई चीज़ अगर उसको दिक्कत में है, कन्फ्यूज़न है, तो वो अगर पूछ रहा है तो मैं ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या था कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर मेरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, और मैंने जो है विजन की टेस्ट सीरीज यही सॉल्व की है, तो क्या इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहली बात तो आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आज आप मतलब कर लेंगे लेकिन मेंस में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर बाय द वे आपको तब भी देना है, भरोसा है हमारा मेंस तैयार है, प्री हम इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए कि 2-3 इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीजें हैं उनको यूज़ कर लीजिए। जैसे विजन की तो मैं करवाता ही हूँ। ठीक है, देखो इनसाइड की भी जितनी करवा पाऊँगा तो उतनी करवाऊँगा। ठीक है, इनसाइड की हो गई, और हिंदी मीडियम के लिए आईएस बाबा है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में करते हैं तो वो उसकी है बाजीराम एंड रवि की है, उसकी भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आती है। ठीक है, तो ये ऐसी टेस्ट सीरीज है 3-4, मतलब एक टेस्ट सीरीज को ही करो पर्टिकुलर, और 3-4 ये ले लो, तो उसका ना अगर करो तो उसको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लो। ठीक है, तो उससे आपको एक मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और ये लोग क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर करते हैं, तो इससे आपका सिलेबस भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई अगर डाउट हो तो बताना। और क्वेश्चन का देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मतलब ये पोस्टपोन होगा पेपर कि नहीं। तो यार देखो, पढ़ाई आप करते रहो, पोस्टपोन होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा, सबके के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यार कोरोना की जो ये सिचुएशन देखते हुए तो नहीं लगता है, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा है नहीं। ठीक है, वो करा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अभी बहुत डाउट है। अभी जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप कैंसिल नहीं मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं 23 मतलब 26 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि किन दो ग्रहों के खगोलीय संरेखण को महासंयोजन द ग्रेट कंजक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट है कि बृहस्पति और शनि है, बी ऑप्शन है हमारा पृथ्वी और मंगल है, बुध और शुक्र है, और डी ऑप्शन है हमारा बृहस्पति और मंगल है। ठीक है, तो देखो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, जो बृहस्पति और शनि की बात इसमें की जा रही है। तो इसमें ये होता क्या एक्चुअली है, तो ये अभी घटना देखने को मिली है, जो मतलब अभी बीता हमारा ईयर है। ठीक है, उसमें ये घटना देखने को मिली है 21 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो ये 21 दिसंबर 2020 की जो घटना है, इसमें होता क्या है कि ये जो शनि और बृहस्पति हैं, ये दोनों सबसे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह हैं। ठीक है, और ये 400 वर्षों में पहली बार करीब आए हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब देखे गए हैं। ये घटना इससे पहले घटी थी 1623 में। ठीक है, उसके बाद अब ये घटना घटी है, तो इसमें ये मतलब जब दोनों करीब आते हैं मिनिमम दूरी पे, ठीक है, तो उसी स्थिति को बोलते हैं कि ये मतलब द ग्रेट कंजक्शन। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड ऑफ 77, तो इसमें 27, तो इसमें कहा गया कि उद विकास के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि लैमार्कवाद के अनुसार एक जीन अपने जीवन काल के दौरान उपार्जित एक विशिष्टता को अपनी संतति को पोषित कर सकता है, पारेषित कर सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि सांपों के अंगों की हानि को उनके अंगों और अनुपयोग के सिद्धांत द्वारा समझाया गया है।
थर्ड है हमारा कि लैमार्क के उपार्जित विशिष्टताओं का विसंगति सिद्धांत को डार्विन के सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डार्विन का जो सिद्धांत था तो ये हमारा प्रकृति वर्ण वर्ण का यानी प्रकृति चुनाव का सिद्धांत था। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, इन लैमार्क के उपार्जित विशिष्टताओं का लक्षण वाले सिद्धांत को, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सांपों का इन्होंने लैमार्क ने बताया था कि जो सांप हैं उन्होंने अपने जो पंजे वगैरह थे उनका इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए वो विलुप्त हो गए और वो अब अपनी मतलब पेट के बल चलते हैं, ठीक है। और चूहों के बारे में भी इन्होंने बताया था, मतलब चूहों पे भी इन्होंने किया था। और जिराफ का जो था, ठीक है, जिराफ की जो गर्दन लंबी हुई थी, यही लैमार्कवाद के सिद्धांत के अनुसार ही है, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो 1 और 2 सही है हमारा, थर्ड गलत हो गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा संगठन वार्षिक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी इमिशंस गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो फर्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ठीक है। सेकेंड है कि विश्व मौसम संगठन। थर्ड सी है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और डी है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, UNEP, ठीक है, इसी के द्वारा ये जारी की जाती है। और इसने जारी किया था तो उसमें कहा था कि कोविड-19 की वजह से ये मतलब 2020 में रिपोर्ट आई थी, 2000 मतलब इमिशंस गैप रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि कोविड-19 की वजह से जो CO2 का जो उत्सर्जन था, ठीक है, इसमें तो कमी आई है, लेकिन जो ये सदी का अंत का समय होगा, ये मतलब 21वीं जो सदी ये चल रही है, ये जब ख़त्म होगी तो इसमें 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा इस रिपोर्ट में दिया गया है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29। तो कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि एक कृष्ण वीवर में अपेक्षाकृत छोटे आयतन के भीतर भारी मात्रा में द्रव्यमान होता है। सेकेंड है कृष्ण वीवर से परे अंतरिक्ष के क्षेत्र को घटना क्षितिज यानी जो इवेंट होराइजन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। थर्ड है कि हमारे सूर्य जैसे तारे अवसान होने पर संभवतः कृष्ण वीवर बन जाते हैं, मतलब ख़त्म होने पर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है, जो ये तारे होते हैं इसमें 2 तरह से इनका समाप्त होते हैं, ये जो तारे होते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य से बहुत बड़े तारे हैं उनका जो विस्फोट होता है उसमें, और वो धीरे धीरे मतलब कोलैप्स होने लगते हैं और एक मतलब ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो सूर्य और सूर्य के बराबर के जो अन्य द्रव्यमान के जो तारे होते हैं उनमें क्या होता है, तो ये जब समाप्त होते हैं तो ये एक सौम्य तरीके से, साधारण तरीके से समाप्त होते हैं। और इसमें ये क्या होते हैं कि ये ग्रही निहारिका या वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, उन्हीं के अवशेष ये छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कृष्ण वीवर में जो अपेक्षाकृत छोटे आयतन के भीतर भारी मात्रा में द्रव्यमान होता है, इसमें इतना डेंस घनत्व होता है कि मतलब यहाँ से प्रकाश की किरण भी मतलब बाहर नहीं जा सकती, इतना ज़्यादा ये मतलब सघन क्षेत्र होता है, ठीक है। और कृष्ण वीवर से परे अंतरिक्ष के क्षेत्र की घटना को, जो कृष्ण वीवर वाला क्षेत्र के परे वाला जो ये वाला क्षेत्र होता है, इसे ही मतलब इवेंट होराइजन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है हमारा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि एक ब्रह्मांडीय घटना है जो ब्रह्मांड में विशाल आकाशगंगा और आकाशगंगाओं के समूह की उपस्थिति के कारण प्रकाश के आवर्धन का परिणाम है, ठीक है। यह तारों की संरचना को समझने में वैज्ञानिकों की सहायता अपेक्षित है, इसमें मतलब इससे वैज्ञानिकों की सहायता हो पाती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो कौन किस चीज़ के द्वारा इसका सर्वोत्तम उदाहरण मतलब है इसका, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रह्मांडी घटना जो ये बताई जा रही है, तो इसमें जियोटेल है, इस स्पेगो स्टिफिकेशन है, ठीक है, और सुपरनोवा है और गुरुत्वीय लाइसेंसिंग है, ठीक है। तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है, ये गुरुत्वीय लाइसेंसिंग की बात की जा रही है। जो 2 आकाश गंगाएँ होती हैं, वो जो जो प्रकाश आता है तो ये इन दोनों के बीच का जो प्रकाश होता है इसे ये आवर्धित करती हैं, और एक जो सीधी रेखा में ये प्रकाश आता है जिससे ये चमकीली हो जाती हैं, ठीक है। तो उसी को ये गुरुत्वीय लाइसेंसिंग के रूप में जाना जाता है इसे, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने 4 खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो इसमें कौन से मतलब ये खेल हैं, तो और ये कहाँ कहाँ से हैं, ये तो कौन कौन से सुमेलित हैं। तो गतका है गुजरात का, ठीक है, कलारीपट्टू है केरल, और थांगटा मणिपुर। तो देखो थांगटा मणिपुर का है तो ये तो हमारा सुमेलित है। कलारीपट्टू ये केरल का जो खेल है, ठीक है। लेकिन गतका की जो बात की जा रही है तो ये गुजरात का नहीं, ये पंजाब का है। ठीक है, तो ये गतका पंजाब का है। और 4 खेलों की जो बात की जा रही है तो चौथा खेल आपका है जो मलखम्ब है। ठीक है, मलखम्ब है, ये एमपी और महाराष्ट्र में खेला जाता है। ठीक है, तो इन चारों खेलों को जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 32nd। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से एक हल्के नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन कर देता है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सिरका है, मानव रक्त है, बेकिंग सोडा है, ऑरेंज जूस है। तो देखो क्या होता गया एक्चुअली में, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें क्या होता है कि नीले लिटमस को लाल में बदलने के लिए ये एसिड काम करता है। तो देखो एसिड किस में पाया जाता है, तो ये हमारा सिरका में पाया जाता है, ऑरेंज जूस में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मानव रक्त ये क्षारीय होता है यानी बेसिक होता है, और बेकिंग सोडा भी बेसिक होता है। तो इसकी बेसिक प्रकृति होती है, तो ये क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें पादपों के ऊतकों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि फ्लोएम द्वारा मृदा से प्राप्त जल एवं खनिजों का परिवहन किया जाता है। सेकेंड है कि जाइलम द्वारा पत्तियों से प्राप्त प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का पादप के अन्य भागों में परिवहन किया जाता है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट को उलट दिया गया है, क्योंकि फ्लोएम का काम होता है कि ये जो जो प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों से प्राप्त प्रकाश संश्लेषी उत्पाद को पादप के अन्य भागों में परिवहन किया जाता है। और जाइलम का काम होता है कि जल और खनिज जो होते हैं उनको जो है उनका परिवहन किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं ये हमारे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें एथलीट फुट रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो फर्स्ट है कि हमारा जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, या फिर सूत्रकृमि है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ये कवक द्वारा होता है। ये टीनिया पेडिस एक कवक होता है। ठीक है, उसी के द्वारा ये एथलीट फुट जो है रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 35। तो इसमें मानव शरीर में डीएनए कहाँ कहाँ निहित होता है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि रक्त है, सेकेंड मूत्र है, थर्ड है हमारा मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, लार है, मल है। ठीक है, तो ये देखो ये डीएनए की बात की जा रही है, तो इन सभी में डीएनए पाया जाता है। इवन जो शरीर के लगभग लगभग सभी पूरे मतलब शरीर में ये आपको डीएनए देखने को मिलेगा। बाल हो गए, नाखून हो गए, और मल हो गया, लार हो गई, इन सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाएं हो गई, मसल्स हो गई, ये हड्डियां हो गई, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा मतलब आप लोग दिमाग लगा के आंसर को करना है। ठीक है, और आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, और देखते हैं किसको किसको डीएनए का फुल फॉर्म पता है। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसका आंसर देता है कि डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 36। तो इसमें एलिशा परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निदान में किया जाता है। ठीक है, तो एचआईवी है, लाइम रोग है, ठीक है, रोटा वायरस है, सिफिलिस है, परनीशियस एनीमिया है। तो देखो ये एलिशा परीक्षण जो है इन सभी में किया जाता है। एचआईवी में किया जाता है, लाइम रोस है, रोटा वायरस है, सिफिलिस है, और परनीशियस एनीमिया। ठीक है, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सारे ये स्टेटमेंट सही होंगे। और ये देखो ये जो है एचआईवी और एड्स का भी फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी यूपीएससी द्वारा ऐसे शायद एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो एचआईवी का मतलब आप लोगों को एचआईवी का भी फुल फॉर्म बताना है कि किसे किसे पता है। ठीक है,
तो ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हो गए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 37। तो इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जैव विविधता संधि के सचिवालय और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है। सेकेंड है कि भारत के 5 भागीदार देशों में से एक है। और थर्ड है कि इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो ये गलत है, इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जा रहा है, बल्कि यूरोपियन यूनियन इसे जो है मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, क्योंकि भारत जो है ये जो NCAVES के 5 भागीदार देशों में से एक है, और इसे संयुक्त रूप से सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैव विविधता संधि के द्वारा सचिवालय और यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सही हो गया 1 और 2, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें कहा गया है कि जंग के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है। जंग के संरक्षण के लिए कौन सी विधि, ठीक है, कौन सी विधि हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें रंगाई है, यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन है। ठीक है। और थर्ड है हमारा क्रोमियम लेपन है, एनोडीकरण है। ठीक है। तो इन चारों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे लोहे को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। उसमें जंग लगने से उसे बचा सकते हैं। तो ये हमारे चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें कहा गया है कि तीव्र प्रजनक रिएक्टर यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह जितने नाभिकीय ईंधनों का उपयोग करता है उससे अधिक नाभिकीय ईंधन उत्पन्न करता है। ठीक है। और इसमें मंदक का उपयोग नहीं किया जाता है। थर्ड है कि यह भारत के 3 चरणीय नाभिक कार्यक्रम का द्वितीय चरण है। ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट तो इसका सही है, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ये नाभिकीय ईंधन जितना इस्तेमाल किया जाता है उतने उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इसमें जो ये यूरेनियम के साथ साथ इसमें जो तुम्हारा थोरियम होता है। ठीक है। थोरियम इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो थोरियम को इस्तेमाल करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया है। इसमें हम थोरियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मंदक के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन शीतलक के लिए तरल सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है। और थर्ड जो कहा गया है कि ये 3 चरणीय नाभिक कार्यक्रम का द्वितीय चरण है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि नाभिकीय संलयन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया, मतलब नाभिकीय संलयन में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ड्यूटोरियम है और ट्रिटिनियम है। ठीक है। और थर्ड है हमारा जर्कोनियम। तो देखो जर्कोनियम का नाभिकीय संलयन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसका ड्यूटोरियम और ट्रिटियम, ठीक है, इन दोनों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि ये हीलियम के जो नाभिक होते हैं, ठीक है, हीलियम के जो अणु होते हैं ये जुड़ते हैं, जिससे भारी मात्रा में हमको एनर्जी प्राप्त होती है। और सूर्य से जो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही मिलती है। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 41। तो इसमें कहा गया कि विद्युत फ्यूज के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विद्युत के मतलब फ्यूज के संचालन के लिए निहित सिद्धांत विद्युत धारा का तापीय प्रवाह है। सेकंड है कि यह विद्युत घटक के साथ समानांतर रूप से जुड़ा होता है। तो देखो ये समानांतर रूप से नहीं जुड़ा होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये श्रेणी के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है। श्रेणी फॉर्म में जुड़ा होता है, ताकि जो ये इसकी जो धारा होती है उसको मतलब रोकना चाहो तो रोका जा सके। ठीक है। उसमें अवरोध पैदा किया जा सके। तो ये श्रेणी के फॉर्म में होता है, तो हमारा गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है। और फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि फ्यूज के संचालन के लिए निहित सिद्धांत विद्युत धारा का तापीय प्रवाह है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड
42 तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जीवों में किनमें पोषण की कीमोहेट्रोट्रोफ यानी रसों पर पोषित प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो ब्रेड फफूंद है, ईस्ट है, मशरूम है, साइनोबैक्टीरिया है। तो देखो क्या होता है कि ये जो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट वाले ये पदार्थ होते हैं, इनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ये इसका इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। ये रसों पर पोषित प्रकृति इसमें नहीं पाई जाती है। आपको जो कीमो हेट्रोट्रोफ्स जो है ये ब्रेड फफूंद दिखेगा, ईस्ट दिखेगा, मशरूम में दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 1, 2 और 3, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें कहा गया है कि न्यूट्रिनो के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो न्यूट्रिनो एक आवेश रहित सूक्ष्म प्राथमिक कण होता है। ठीक है, थर्ड है कि न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कण है। थर्ड है कि न्यूट्रिनो को प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सकता है, हालांकि ये प्रकृति के रूप में उत्पन्न होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं और प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में कहा गया कि प्रचुर मात्रा में तो नहीं, प्रचुर मात्रा में ये नहीं पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में आपको प्रकाश के कण मतलब जो जिनको हम बोलते हैं, जो प्रकाश कण होते हैं ना, जिनको बोलते हैं हम फोटोन। ठीक है, तो फोटोन के बाद सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि न्यूट्रिनो एक आवेश रहित सूक्ष्म प्राथमिक कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 44। तो इसमें एपिजेनेटिक्स परिवर्तन के बारे में बताना है हमको। तो फर्स्ट है कि ये एक जीव के जीनोटाइप में अनुवांशिक रूपांतरण है जो किसी भी प्रकार के समलक्षणी यानी फिनोटाइप रूपांतरण को बढ़ावा नहीं देते हैं। सेकंड है कि इन रूपांतरणों की प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है। तो ये गलत है, अपरिवर्तनीय नहीं होती, इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और इसमें जो कहा गया है कि तो जीनोटाइप में बिना कोई परिवर्तन के फिनोटाइप में इसका जो है रूपांतरण हो जाता है, तो ये वाला भी हमारा जो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि रूपांतरण को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग हैं। ठीक है, तो आपराधिक पहचान, मातृ एवं पितृत्व संबंधी विवादों का निवारण करना, विकृत अवशेष की पहचान करना, अस्पताल के वार्ड में शिशुओं के अदला बदली की मामलों की पहचान करना, वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के मामले में उपयोग करना। ठीक है, तो देखो ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो डीएनए का होता है इसको अपराधों की पहचान के लिए होता है, माता पिता की पहचान के लिए होता है, कोई अवशेष है, ठीक है, मतलब बदला हुआ अवशेष है, विकृत रूप है उसको पहचान किया जा सकता है। ठीक है, शिशुओं की जो अस्पताल में अदला बदली जनरली देखी जाती थी उससे भी हम निवारण पा सकते हैं, और वन्यजीव अपराधों के मामलों की भी पहचान कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें कहा गया कि ट्रांस फैट के बारे में बताना है हमको, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ट्रांस फैटी एसिड संतृप्त वसी अम्ल होते हैं। सेकेंड है कि पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक्स आयल PHO औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, और थर्ड है कि हमारा ट्रांस फैट के सेवन से कोरोनरी जो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो भाई सही है, क्योंकि कोरोनरी जो होती है ब्लड सप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो वो मतलब ब्लॉक हो जाती है वेन। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि ज़्यादा मतलब ट्रांस फैट खाने से ये चीज़ें होती हैं। और सेकेंड में कहा गया कि पार्शियली हाइड्रोजेनेटिक आयल औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट का मुख्य स्रोत है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कहा गया है कि इसमें फर्स्ट वाले में कि ये संतृप्त वसी अम्ल है, तो नहीं, ये असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं इसके, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है,
नेक्स्ट है 47। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप के दृश्य में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो पारद वाष्प होता है, ठीक है, फास्फोर है और हीलियम है, एस्टेटिन है, ठीक है। तो इसमें जो फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, जो मतलब एक रॉड जो होती है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें पारद वाष्प का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वाष्पशील पारा भरा होता है, ठीक है, निम्न दाब पे ये भरा जाता है जिससे हमको प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 48। तो इसमें कहा गया है कि भू स्थिर कक्षा और उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रहों को केवल भूमध्य रेखा के सापेक्ष ऊपर और 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और सेकेंड है कि भू स्थिर कक्षा के लिए उपग्रहों को परवलयिक एंटीना की आवश्यकता होती है। और थर्ड है कि यह केवल एक भू स्थिर कक्षा है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा सही है क्योंकि ये भू स्थिर कक्षा होती है, लेकिन इसमें जो है परवलयिक एंटीना की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मतलब सीधा यानी समान स्थिति का एंटीना की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये जो है भूमध्य रेखा के सापेक्ष 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड गलत हो गया, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो आज का लास्ट है। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं से संबंधित रोग हैं। तो डिप्थीरिया है, टिटनिस है, कुष्ठ रोग है, पार्टुसिस यानी कुकर खांसी है। तो देखो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, ये बैक्टीरिया से होते हैं। डिप्थीरिया भी आपको बैक्टीरिया से देखने को मिलेगा, टिटनिस है, ठीक है, कुष्ठ रोग है, और पार्टुसिस जो कुकर खांसी आती है। तो ये सारे के सारे आपको बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पारंपरिक बैटरियों जैसे कि निकेल कैडमियम बैटरी की तुलना में लिथियम आयन बैटरी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि लिथियम आयन बैटरी का आकार में छोटी होती है, उसके रखरखाव की कम आवश्यकता होती है और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होती है, ठीक है। सेकेंड है कि लिथियम आयन बैटरी सस्ती होती है। थर्ड है कि लिथियम आयन बैटरी में लगभग कोई स्वतः निर्वाहन यानी जो सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन सेकेंड में जो कहा गया कि ये सस्ती होती, तो ये सस्ती नहीं होती, ये महंगी होती हैं। जो ये मोबाइल में बैटरियाँ आती हैं ना, ये लिथियम आयन बैटरी ही होती हैं। देखो उसमें लिखा होगा, जब बैटरी पहले बैटरी खुलती थी तो जब फ़ोन खुल जाता था और बैटरी हम लोग निकाल लेते थे, जो उसमें बाहर से लगी होती थी, ठीक है, जिसमें हम निकाल सकते थे, तो उसमें Li लिखा होता था और आयन लिखा होता, तो ये लिथियम आयन बैटरी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया और ये थोड़ा सा महंगी आती हैं। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आकार में तो छोटी होती है, कॉमन सी बात है, और उसका रखरखाव कम होता है, कम आवश्यकता होती है, और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होती हैं क्योंकि ज़्यादा इनमें विस्फोट नहीं होता है, ये फटती नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।